इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सेकेंड पार्ट है। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हम लोग बात कर रहे थे तब हमने कहा था कि पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग बात करेंगे चार्ज एट रेस्ट, रुके हुए आवेश की। एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोग बात करेंगे चार्ज एंड मूविंग, चार्ज एंड मोशन। ठीक है, तो यहाँ जब बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सेकेंड यूनिट। इसमें हम लोग बात करते हैं गतिमान आवेश की। जैसा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। And electric current, the flow of electric charge per unit time is called electric current। एकांक समय में बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि हम लोग लिखते हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q क्या है? चार्ज, और T क्या है? टाइम। तो चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड करंट, जो कि है I। करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को लिखते हैं I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 dQ अपॉन dt। SI यूनिट ऑफ करंट होती है कूलम पर सेकेंड। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगी? कूलम पर सेकेंड, और इसी को हम लिखते हैं एम्पियर। इसी को क्या लिखते हैं? एम्पियर। तो ये है ऐसा ही यूनिट ऑफ करंट, और ये अदिश राशि होती है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। 1 एम्पियर का मतलब है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का मतलब है इफ यदि Q इज इक्वल टू 1 कूलम एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन I इज इक्वल टू QI I इज इक्वल टू QIT। यानी कि Q क्या है? 1 कूलम चार्ज और टाइम कितना है? 1 सेकेंड। यानी कि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। दैट इज इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज flows for 1 सेकेंड। 1 कूलम आवेश अगर 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित होता है, 1 सेकेंड के लिए बहता है थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर से। ठीक है, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए अगर कंडक्टर से पास होता है तब देन करंट फ्लोइंग विल बी 1 एम्पियर। तब करंट कितनी होगी? अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलम आवेश पर सेकेंड 1 कूलम आवेश फ्लो होता है, गुजरता है, तब उससे कितनी करंट बनेगी? 1 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग की बात करेंगे हम लोग, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट
वेलोसिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच संबंध। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, पहले ये जान ले। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? द एवरेज वेलोसिटी gained by free electron of a conductor in the opposite direction of applied electric field. Applied electric field is called drift velocity, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बी डी से। कहने का मतलब है कि यदि किसी कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तब जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वैल्यू से उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, गतिमान हो जाते हैं। एक एवरेज वेलोसिटी से क्या होता है, मूव करने लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या इसी को बोलते हैं वाहु का वेग। ठीक है, जैसे मान लिया कि कोई कंडक्टर है, ये मान लिया मैंने कोई कंडक्टर है, इसके अंदर क्या है, अभी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे होते हैं, जब तक हम इस कंडक्टर के ऊपर कोई भी पोटेंशियल या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडमली मोशन करते रहते हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। इस तरीके से क्या होते हैं, वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं और उनकी नेट वेलोसिटी जो होती है वो कंडक्टर के अंदर 0 होती है। मान लिया ये कोई कंडक्टर है, वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, L। यहाँ इसके दोनों साइड्स पर हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब जैसे इसको पोटेंशियल अप्लाई किया, यहाँ से क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, यहाँ से चार्ज जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में जब चार्ज जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा था कि कंडक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा है। तो यहाँ मान लिया यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। ये इस तरीके से क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। ये है बैटरी। ठीक है, तो जब तक हम इसको पोटेंशियल नहीं देंगे, इसके वायर के दोनों एंड पर, दोनों सिरों पर जब तक पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इन इलेक्ट्रॉन्स की कोई भी नेट वेलोसिटी नहीं होगी। अब यहाँ नेट वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। जैसे ही हम इस कंडक्टर के दोनों सिरों पर पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस सिरे से और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस सिरे से, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक एवरेज वेलोसिटी से क्या होंगे, मूव करने लगेंगे। या दूसरी भाषा में कहें तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज होता है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो
तो यहाँ से ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसके अट्रैक्शन के कारण क्या होंगे, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। क्लियर? लेट अ पोटेंशियल difference B is applied across of a वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, जो कि कितना है, B लेंथ, और उस वायर की लेंथ कितनी है, L, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, E इज इक्वल टू V अपॉन D। ठीक है, और D क्या है, डिस्टेंस यानी कि दूरी, यानी कि D क्या है यहाँ पर, D इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू V अपॉन L। क्लियर? लेट माना N आर दी इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम with charge E. Now total charge contained by electrons, टोटल चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना होगा, वो होगा Q इज इक्वल टू E N A L, E N A L। क्लियर? बट लेकिन हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, I T। अब ये भी चार्ज है, चार्ज इज इक्वल टू I T, और ये भी चार्ज है। ये टोटल चार्ज कंटेंट बाय इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा टोटल चार्ज कितना है, E N A L। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू I T, Q इज इक्वल टू E N A L, दोनों ही चार्ज है, दोनों इक्वल है। तो दोनों को क्या करेंगे, I T इज इक्वल टू इस Q की वैल्यू क्या करेंगे, E N A L। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से क्या बन जाएगा, I T इज इक्वल टू E N A L। तो यहाँ से I अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, I अगर कैलकुलेट करें, इसको कैपिटल I मान लेते हैं, कैपिटल I T। तो I अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, T अपॉन में चला जाएगा E N A L अपॉन T। ठीक है, I इज इक्वल टू N E A V T, N E A D। D D क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, लेंथ पर यूनिट टाइम। तो L अपॉन D क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, L अपॉन T। तो I इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा N E A B इंटू D। यहाँ से रिलैक्सेशन टाइम देख लेते हैं। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है,
एवरेज द एवरेज टाइम टेकन by free electron in between two collisions, two successive collisions is called relaxation time tau. The average time taken by free electrons in between two successive collisions is called relaxation. ठीक है, कितना हो जाएगा? The average time taken by free electrons in between two successive collisions is called relaxation time tau. अब जैसे कि हम लोगों ने बात की थी पहले, कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो उस कंडक्टर के अंदर दो टक्करों के बीच का जो एवरेज टाइम है, जो औसत टाइम है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? टाउ से। क्लियर? तो ये था कुछ बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में।